हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। और दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम या फिर संज्ञाएं, इस टॉपिक की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। ये हमारी दूसरी और इस टॉपिक की आखिरी क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने आपके लिए इस टॉपिक की एक और क्लास बनाई थी। वहां पर मैंने आपसे टॉप 20 ऐसे उपनाम डिस्कस किए थे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में बार बार लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और सेम यही कंडीशन आज की क्लास में भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे हैं ये भी आपसे जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं आपकी उनमें पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक एग्जाम में, हर छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के हर बड़े से बड़े एग्जाम में ये टॉपिक जो है लगातार पूछा जाता रहा है। और जब अभी तक पूछा जाता रहा है तो ऐसा तो है नहीं आगे बदल जाएगा, ठीक है। और ये जो चीजें होती हैं ये फिक्स हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, स्टैटिक जो आंकड़े होते हैं वो ज्यादातर हमेशा तथ्य पे आधारित होते हैं जो कि कभी बदलते नहीं हैं, ठीक है। ज्यादातर मैंने बताया हमेशा मतलब 100% नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जो बदले जा सकते हैं। लेकिन ये जो है आपके सदाबहार रहने वाले हैं, इसलिए अगर आपने एक बार इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको दोबारा से इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही काम करना है, आपको बार बार अपना रिविजन करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो नाम बता रही हूँ वो सारे नाम, उनको जो उपनाम दिए गए हैं ऐसा क्यों कहा गया है ये भी मैं आपको इसके साथ बताती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब आप कहानी समझ करके याद करते हैं तो इससे आपको लंबे टाइम के लिए वो टॉपिक अच्छे से याद रह पाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से हमारी आज की जो क्लास है, जो हमारा पहला उपनाम दिया गया है दोस्तों, देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, पहला उपनाम दिया गया है भारत कोकिला, ठीक है। भारत कोकिला किसको हम कहते हैं? नाम दिया गया है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि सरोजिनी नायडू जो नायडू थी, ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल और पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में ये नियुक्त हुई थी। इसके अलावा ये एक फेमस जो थी कवित्री, यानी कि प्रसिद्ध कवित्री थी। इन्होंने कई सारी अपनी कविताओं की रचना की थी और इनको क्या कहा जाता है? भारत कोकिला, ठीक है। भारत कोकिला इनको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनको एक और उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो कि उपाधि थी, इनको कहा जाता था भारत की बुलबुल, ठीक है। भारत की बुलबुल या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल की उपाधि किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास देखने से आपको फायदा क्या होगा? आपको इस टॉपिक के अलावा भी इससे रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। इसीलिए क्लास को आपको पूरा देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा नाम जो है उपनाम वो क्लियर हो चुका है। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। देखिए, कोकिला मतलब जो शब्द है इसका कोयल से इसको हम संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू को इस तरीके से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की थी और जब ये अपने भाषण दिया करती थी तो लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, इसीलिए इनको भारत कोकिला कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा दिया गया है स्वर कोकिला। ये तो सभी जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी जानता होगा कि लता मंगेशकर जी को हम क्या कहते हैं? स्वर कोकिला कहते हैं। स्वरों की रानी कहा जाता है इनको। और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में अपनी जान देने वाली बॉलीवुड की मूवीज में जो गाने होते हैं उनमें इन्होंने क्या किया है? अपने स्वरों से, ठीक है, अपने स्वरों से जो मूवीज है उनको इतना ज्यादा फेमस कर दिया था, तो जिससे इनको क्या कहा जाने लगा? स्वर कोकिला कहा जाने लगा। और सब जानते हैं कि लता मंगेशकर जी की जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। ऐसा लगता है जब ये गाना गाती हैं तो इनकी वाणी से फूल झड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर कोकिला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा नाम दिया गया है उड़न परी। उड़न परी जो कि भारत की ऐसी पहली महिला एथलीट थी जो किसी भी ओलंपिक में फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि बाद में ये हार गई थी। 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुए थे उस समय पीटी उषा जी जो थी पहली भारतीय महिला एथलीट थी जो कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उड़न परी कहा जाता है। ये एथलीट हैं, यानी कि धावक हैं, महिला धावक हैं और भारत की प्रसिद्ध महिला धावक रही हैं। इन्होंने कई सारे जो पुरस्कार हैं, कई सारे मेडल हैं, वो भी इन्होंने जीते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नाम हमारा क्या दिया गया है? लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किसको कहा जा रहा है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी,
ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी ये एक ब्रिटेन की नर्स थी। कौन थी दोस्तों? ब्रिटेन की नर्स थी। रूस के क्रीमिया नाम के क्षेत्र में जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में घायलों को देखने के लिए, ठीक है, नर्स के तौर पर ये काम करती थी। तो इनको क्रीमिया युद्ध के दौरान जो घायल लोग हुए थे उनकी देखभाल के लिए इनको वहां से बुलाया गया था। तो ये जब लोगों की देखभाल करती थी, रात में लोगों से उनसे उनके हालचाल पूछने के लिए, रात में लोगों के घायल लोगों के हालचाल पूछने के लिए लैंप लेकर निकला करती थी। ठीक है, लैंप या दीपक, क्योंकि उस टाइम पे लाइट तो हुआ नहीं करती थी। ठीक है, तो उस समय ये लैंप लेकर निकलती थी, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों? लेडी विद द लैंप। लेडी यानी कि औरत किसके साथ? लैंप के साथ जो चलती है। ठीक है, तो एक तरीके से इनको शांति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्होंने काम किए थे, इसीलिए इनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा नाम क्या दिया गया है? आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किसको कहते हैं दोस्तों? महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, महादेवी वर्मा का नाम हम सबने पढ़ा है। अगर आपने हिंदी की किताबें पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, आप जो कविताएं पढ़ते थे उसमें महादेवी वर्मा जी की एक ना एक आपने कविता जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा या फिर आधुनिक मीरा कहा जाता है। और मीराबाई को हम सब जानते हैं, भक्ति काल की प्रमुख कवित्री थी ये, और कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, कृष्ण, और इन्होंने अपना पूरा जीवन यापन जो है वो कृष्ण की भक्ति में किया था। और इन्होंने अनेक प्रकार की जो कृष्ण से इनका विरह था, कृष्ण से जो इनका प्रेम था, लगाव था, उससे संबंधित इन्होंने कई सारी कविताओं की भी रचना की थी। तो इसी के आधार पर महादेवी वर्मा जी जो हैं, इन्होंने निर्गुण और निराकार ब्रह्म से जो विरह है, जो करुणा है, पीड़ा है, इससे संबंधित कविताओं की रचना की है। तो इसीलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। अगला है हमारा निर्मल हृदय। ठीक है, निर्मल हृदय जो कि हम किसको कहते हैं? मदर टेरेसा जी को। और मदर टेरेसा हम सब जानते हैं, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि मदर टेरेसा जो थी ये भी पेशे से एक नर्स थी। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, निर्मल हृदय नाम से एक जो हम कह सकते हैं संस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, एक संस्था की शुरुआत की थी, इसीलिए इनको निर्मल हृदय कहा जाता था। ठीक है, मदर टेरेसा जो थी जब भारत आई थी तो इन्होंने भारत में जो गरीबी थी, भुखमरी थी, लाचार जो लोग थे, उनकी पीड़ा को देखते हुए इन्होंने भारत में ही अपना पूरा जीवन गुजारने का निश्चय किया था। और ऐसे गरीब लोगों की इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी, और इनका जो हृदय था वो बहुत ज्यादा निर्मल था। ठीक है, पूरा जीवन इन्होंने लोगों की सेवा में निकाला था, इसीलिए इनको निर्मल हृदय कहा जाता है। और इन्होंने खुद निर्मल हृदय नाम की एक संस्था भी शुरू की थी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नाम दिया गया है हरियाणा हरिकेन। किसको कहते हैं दोस्तों? कपिल देव को कहा जाता है ना। कपिल देव हम सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ये कप्तान रह चुके हैं, और इन्हीं की कप्तानी के समय में भारत ने पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, हरियाणा हरिकेन इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रणजी ट्रॉफी में जब हरियाणा टीम खेला करती थी तो उसमें ये प्रमुख क्रिकेटर के रूप में थे, और काफी अच्छी बल्लेबाजी तो करते ही हैं, हम सब जानते हैं। ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, दोनों चीज अच्छी कर लेते हैं। और रणजी ट्रॉफी में इन्होंने हरियाणा को काफी सारी उपलब्धियां प्रदान कराई थी, इसीलिए इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला नाम दिया गया है दोस्तों, देखिए लिटिल मास्टर। किसको कह रहे हैं हम? सुनील गावस्कर को कह रहे हैं। सुनील गावस्कर जिनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, और ये भी भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, काफी अच्छे प्लेयर थे ये। इनको लिटिल मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइट में नॉर्मल जो प्लेयर की हाइट होती है वो काफी लंबे होते हैं, लेकिन जो अन्य खिलाड़ी थे उनसे थोड़ी सी जो इनकी हाइट थी वो थोड़ी सी कम रहती थी, मतलब कम थी, रहती नहीं थी, कम थी, इसलिए इनको लिटिल मास्टर कहा जाता है। किसको? सुनील गावस्कर जी को। और सुनील गावस्कर की जो खेलने का तरीका था वो काफी ज्यादा लोगों के दिलों को भाता था। क्यों? क्योंकि ये कभी भी हेलमेट लगाकर नहीं खेला करते थे। ठीक है, तो जो भी क्रिकेट के जो के फैन हैं उनको पता होगा, जो ज्यादातर अपने पुराने क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको जरूर पता होगी ये खासियत सुनील गावस्कर जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी सीरीज में देखिए नाम आता है अगले एक और खिलाड़ी का, अगले एक और क्रिकेट प्लेयर का, जिनका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर, जिनको हम क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, है ना। बहुत से लोग इनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक,
ठीक है, इनके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हुए हैं जिन्हें अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। ठीक है, हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचाने जाने वाले ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिनका नाम हर किसी की जुबान पर रहता है। जो भी क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं, इवन इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी इनका नाम काफी अच्छे से पता है। ठीक है, और इनका जो उपनाम है वो हम क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर। ये देखिए, मास्टर ब्लास्टर जो है लिटिल मास्टर जो उपनाम था सुनील गावस्कर का दोस्तों, इन्हीं के उपनाम से प्रेरणा लेते हुए इनका नाम मास्टर ब्लास्टर रखा गया था। क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी अगर हम हाइट में देखें तो थोड़े से छोटे थे, लेकिन कहते नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही काम इनका रहा है। और इन्होंने क्रिकेट में ऐसे ऐसे खिताब अपने नाम किए हैं जो आज तक इनके रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और हम सब जानते हैं कि टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो दोस्तों किसके नाम है, सचिन तेंदुलकर के नाम है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नाम हमारा क्या दिया गया है, उपनाम है हॉकी का जादूगर। सब जानते हैं किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी कि हॉकी खेलने का तरीका इनका इतना अच्छा था, मानो ऐसा लगता था कि इनकी जो हॉकी स्टिक है और इनकी जो बॉल है वो इनके इशारों पर नाचती है। ठीक है, मतलब ये कहते थे कि इसी डायरेक्शन में जाना है तो बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी। इस तरीके से इतने अच्छे और इतने अलग अंदाज में ये हॉकी खेला करते थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर थे और महान प्लेयर थे, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर दोस्तों हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखिए नाम क्या है, गुरुजी। ठीक है, गुरुजी जो नाम था ये किसका था, MS गोलवलकर। ठीक है, MS गोलवलकर, ये नाम आपने ज्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में तो नहीं रहते थे, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा। आपने एक संस्था सुनी होगी जिसको हम RSS कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, तो RSS के ये अध्यक्ष भी रहे हैं कौन, MS गोलवलकर। काफी कट्टर विचारधारा के थे ये, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कट्टर हिंदूवादी। ठीक है, हिंदूवादी थे और लोग इनसे ज्यादा प्रभावित थे, लोग इनको बहुत सम्मान दिया करते थे, इसीलिए लोग इनको इनके सम्मान में इनको गुरुजी कहा करते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा नाम है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, है ना। हम सब इनको जानते हैं और इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है उनको देख लेते हैं। देखिए, एक तो इनको गुरुदेव कहा जाता है, एक इनको कवि गुरु कहा जाता है और एक इनको विश्व कवि कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कवि गुरु हम सब जानते हैं, यानी कि कवियों का गुरु। ठीक है, जो कई तरीके के कवि हमारे हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य के अलावा भारत में अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अलग अलग रचनाएं की गई हैं, तो उनके भी जो कवि रहे हैं, तो उनमें सबसे नाम जो प्रमुख रहा है वो किसका रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रहा है। और सोचिए इनकी 2 रचनाएं ऐसी जो 2 अलग अलग देशों के राष्ट्रगान बन गई, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही तो लिखा था हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन। ठीक है, और इसके अलावा इनकी एक और रचना थी आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का दोस्तों क्या है, राष्ट्रगान है। क्लियर है, तो विश्व कवि की उपाधि भी इनको दी गई थी, यानी कि विश्व में बहुत ज्यादा इनकी पहचान थी। और गुरुदेव की भी उपाधि दोस्तों इनको दी गई थी। जब महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने हमें इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा है तो चलिए हम भी आपको एक अच्छी सी उपाधि दे देते हैं। तब इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गांधी जी किसी का एहसान नहीं रखते थे, उन्हें तुरंत चुका दी, उन्हें कहा जाओ भाई आपने हमें दिया तो हम भी आपको दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम दिया गया है देखिए दोस्तों, बंग बंधु हम किसको कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश जब राज्य बना था पाकिस्तान से, देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर के, क्योंकि पाकिस्तान का जब कब्जा था तो बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। उस समय जब बांग्लादेश आपका अलग हुआ है, स्वतंत्र देश बना था 1971 में, तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और इनको बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। अपने कार्यकाल में इन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए थे। बंग बंधु, बंग का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, बंगाल, और बंधु का मतलब होता है भाई, यानी बंगाल का भाई, बंगाल के जो बंगाल का भला चाहता है, तो किसको कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे नेक काम किए थे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इन्हीं की बेटी है शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है, इन्हीं की बेटी थी शेख हसीना।
जो कि वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और सबसे लंबे समय तक अभी तक का उनका रिकॉर्ड जो है वो अभी तक नहीं टूटा है, बल्कि ये कह सकते हैं 2009 से लगातार वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए नाम हमारा क्या दिया गया है, देशबंधु। देशबंधु हम किसको कहते हैं, चित्तरंजन दास को कहते हैं। चित्तरंजन दास जो कि पेशे से क्या थे, एक वकील थे। क्या थे, एक वकील थे। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा जब मतभेद हुआ था और इनकी जब कोई सुन नहीं रहा था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही चित्तरंजन दास हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और लोग इनको क्या कहते थे, देशबंधु, देश का भाई, देश का चाहने वाला, क्योंकि इन्होंने अपनी वकालत छोड़कर अपनी सारी संपत्ति जो है, मेडिकल कॉलेज है ना, स्त्रियों के लिए जो अस्पताल हैं, उनमें उनको बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। ठीक है, भला ऐसा कोई करता है, आप लोगों में से कोई दे पाएगा अपनी संपत्ति? नहीं देगा, है ना। तो सोचिए, पुराने जो देशभक्त हैं, पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। ठीक है, इसीलिए तो आज हम उनका नाम जो है पढ़ते हैं इतिहास में, है ना, क्योंकि उनका नाम इतिहास में दर्ज ऐसे ही नहीं हो गया। कहते नहीं है, नाम दर्ज कराने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो कि छोटे छोटे काम, अगर किसी के बड़े बड़े कामों से अगर थोड़े से भी काम कम रह जाते हैं तो उनका नाम हमें बहुत कम देखने को मिलता है इसी सीरीज में। अभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ये एक नाम यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, बहुत सारे दोस्तों को तो पता भी नहीं होगा कि ये कौन थे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों नाम देखिए क्या दिया गया है, CF एंड्रूज। CF एंड्रूज को हम किस उपनाम से जानते हैं, तो दोस्तों इनको कहा जाता है दीनबंधु। दीनबंधु, यहाँ पर अगर आप शब्द देखेंगे तो इसको आप दो पार्ट में तोड़कर देखिए। दीनबंधु, दीन का मतलब होता है गरीब, परेशान, है ना। तो गरीबों का जो भाई है, गरीबों का चाहने वाला है, किसको कहा जा रहा है, CF एंड्रूज। ठीक है, ये दोस्तों ईसाई मिशनरी थे। ठीक है, जबकि इनका जो धर्म था वो ये ब्रिटिश व्यक्ति थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब अंग्रेजों ने गिरमिटिया प्रथा जो शुरू की थी और भारतीय लोगों को अलग अलग देशों में, ठीक है, अलग अलग देशों में गुलाम बनाकर भेजा करते थे, वही आपकी गिरमिटिया प्रथा, अगर आपने पढ़ा होगा इतिहास में, काफी ज्यादा इसका विरोध भी किया गया था। अंग्रेजों ने भारतीयों के एक तरीके से कह सकते हैं सिंपैथी बटोरने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो भारत की कुप्रथा थी, दास प्रथा, उसको सामने से खत्म कर दिया। उन्होंने दिखाया कि ये कुप्रथा है, बुरी प्रथा है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन इन्होंने भी वही काम किया, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, गिरमिटिया प्रथा कर दिया था। तो गिरमिटिया प्रथा में जो मजदूर थे, गिरमिटिया प्रथा से जो पीड़ित लोग थे, मजदूर थे, उनकी इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी। ये काफी ज्यादा गरीब लोगों का भला करते थे, उनके अच्छे के लिए काम करते थे, उनको, उनके बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। तो इस वजह से इनको देखिए दोस्तों क्या कहा जाता था, दीन बंधु, यानी कि गरीबों का मित्र कहा जाता था। तो नाम क्या है दोस्तों, CF एंड्रूज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। काफी दोस्त जो है वो मेरे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं दो नाम में, कौन से, देशबंधु और दीनबंधु। तो दोस्तों देखिए, आपको ध्यान रखना है, देशबंधु हम किसको कह रहे हैं, चित्तरंजन दास को कह रहे हैं, और दीनबंधु हम किसको कह रहे हैं, CF एंड्रूज को कह रहे हैं। क्लियर है। और इसके पीछे की मैंने आपको कहानी बता दी है, अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला नाम दिया गया है देशप्रिय। देखिए, देशप्रिय जो हम कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि अगर आप इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो काफी सारे नाम हमें डीप में, जब हम इतिहास को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, तो काफी सारे हमें ऐसे नए नए नाम हमें सुनने को मिलते हैं जो हमने पहले कभी सुने नहीं थे, है ना। क्योंकि चर्चा में सबसे ज्यादा जो प्रमुख नेता रहे हैं या जिन्होंने थोड़े से बड़े काम किए हैं या इनसे भी ज्यादा बड़े काम लोगों ने किए हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में नहीं रहा है, तो उसी सीरीज में एक नाम आता है यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता जी का। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, देशप्रिय कहा जाता है। ये भी एक राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने भी भारत के जो भारतीय क्रांतिकारियों में एक इनका भी नाम आता है, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता का। और महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन अलग अलग चलाई थी महात्मा गांधी जी ने, उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और देश का भला ही चाहते थे, सीधी सी बात है, तभी इनको क्या कहा जाता था, देशप्रिय की उपाधि से नवाजा गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर सब चीजें भारत, भारत, भारतीय इस तरीके से लिखा गया है। इन चार चीजों को हम थोड़ा सा समझेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये रह सकता है कि आखिर इनसे तुलना इनकी क्यों की जा रही है, जबकि अगर आप इन चारों के नाम देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो दोस्तों जब समुद्रगुप्त थे, नेपोलियन तो बहुत समय बाद आए हैं। नेपोलियन का जो नाम है वो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। कालिदास कितने पुराने थे, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के समय में इनका माना जाता है, उनके समकालीन थे ये। और शेक्सपियर जो ब्रिटिश
नाटककार थे, ये काफी फेमस नाटककार रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कई सारे नाटकों की रचना की है। तो विलियम शेक्सपियर इनका पूरा नाम है, जिनकी हमने कई सारी जो रचनाएं हैं वो हमने इंग्लिश में अपने चैप्टर्स में अलग अलग पढ़ी हैं, ठीक है। और कालिदास पुराने समय में थे कितने ज्यादा, ठीक है। नागार्जुन भी, इनका कार्यकाल भी बहुत ज्यादा पुराना है, आपका चौथी शताब्दी के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। और आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टाइन इनको हम कहते हैं, आइंस्टाइन बहुत बाद के रहे हैं अगर हम नागार्जुन से तुलना करते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और नाम है चाणक्य का। तो चाणक्य भी काफी पुराने समय में थे, जो कि हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इनको देखिए मैकियावेली से इनकी तुलना की जा रही है, मैकियावेली चाणक्य के बाद में थे। अब दोस्तों यहाँ पर भारत का नेपोलियन हमने किसको कहा, समुद्रगुप्त को कहा। यहाँ पर एक बात समझिएगा, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन एक जो वीर योद्धा था, जिसने फ्रांस की क्रांति के समय ये फ्रांस का सेनापति था और बाद में ये फ्रांस का प्रमुख शासक भी बना था और इसने कई सारे जो जीते थी वो अपने ही दम पर हासिल की थी। इसी प्रकार समुद्रगुप्त भी थे, जो कि एक वीर योद्धा थे। और वीए स्मिथ ने, ठीक है, किसने, वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, वीए स्मिथ। क्या नाम था, वीए स्मिथ, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर है। अब भारत का शेक्सपियर, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये ब्रिटिश एक लेखक थे, विलियम शेक्सपियर इनका पूरा नाम था। इनकी तुलना कालिदास से की जा रही है और कालिदास भी एक फेमस रचयिता रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसके बाद अगला नाम आता है आइंस्टीन का। आइंस्टाइन हम सब जानते हैं, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और जो आपने 9th क्लास या 10th क्लास में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E=mc², ठीक है। तो ये वही है आइंस्टाइन ने इस सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों आइंस्टाइन तो बाद में आए थे, लेकिन नागार्जुन ने जो शून्यवाद, ठीक है, शून्यवाद जो सिद्धांत था उसके बारे में बताया था। और ये रसायन शास्त्र के काफी अच्छे विज्ञाता माने जाते थे। इसीलिए अब सोचिए कितने पुराने समय की बात हो रही है, उस टाइम पर जो हम कह सकते हैं साइंस का इतना प्रचलन भी नहीं था, लेकिन नागार्जुन ने ऐसे कई सारे सिद्धांतों को बताया है जो साइंस में आज के मतलब वैज्ञानिक या पिछले कुछ समय पहले जो वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने उसके बारे में बाद में बताया। तो हम कह सकते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत जो है देवों की भूमि जिसको हम कहते हैं, तो इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रमुख विचारधारा वाले प्रमुख वैज्ञानिक जो आज के वैज्ञानिक हैं, जो कि अलग अलग देशों की भूमि पर जन्मे हैं और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अलग अलग सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। और हम, ठीक है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें उन्हीं की लिखी गई चीजों को पढ़ना पड़ता है, जबकि हमारे भारत में ऐसे कई सारे जो वैज्ञानिक हैं, कई सारे जो विचारधारा जो रखने वाले अलग अलग प्रमुख दार्शनिक व्यक्ति थे, जिन्होंने कई सारे ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत साल पहले ही कर दिया था, जिनको हम आज की जो डेट में जो सिद्धांत निकाले गए हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, भारत की कुछ समस्या ऐसी थी कि जो पुराने लोग थे उस समय इतिहास को लिखने वाला कोई नहीं था, ठीक है, यानी कि जो चीजों को स्टोर करके रख सके। तो इन सारी समस्याओं की वजह से जो चीजें थी भारत की अच्छी अच्छी वो लुप्त हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नाम क्या है, भारतीय मैकियावेली। मैकियावेली एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे और चाणक्य का नाम राजनीतिज्ञों में प्रमुख माना जाता है। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में जो प्रमुख संस्थापक रहे हैं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के, उसमें एक नाम आता है मैकियावेली का। तो मैकियावेली की तुलना किससे की जा रही है, चाणक्य से, यानी कि चाणक्य की तुलना इनसे की जा रही है। जबकि दोस्तों आपको थोड़ा सा डाउट कभी कभी ये होता होगा कि ये सब तो पुराने रहे हैं, जबकि इनका नाम इनसे जोड़ना चाहिए, लेकिन इनके टाइम पर, इनका अगर हम टाइम की बात करते हैं, ये काफी पहले की बात है, क्योंकि इनके जो साक्ष्य हैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है। तो इनको समझने के लिए, इनके काम करने के तरीकों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, जिनके साक्ष्य जो हैं वो आज मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल ज्यादा पता है, उनसे हम तुलना करके उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इस वजह से इनकी तुलना आज के इनके जो समकक्ष लोग रहे हैं उनसे हम कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नामों का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन और भारतीय मैकियावेली कौन थे, चाणक्य थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कश्मीर का अकबर। इसी सीरीज में एक और नाम आता है कश्मीर का अकबर। अकबर जो थे वो बाद के थे, लेकिन जैनुलाब्दीन जो कि कश्मीर के एक शासक रहे थे, तो ये अकबर से पहले थे। लेकिन अकबर से तुलना क्यों की जा रही है इनकी, क्योंकि जिस तरीके से अकबर ने काम किए थे इसी तरीके से इन्होंने कश्मीर में काम किए थे। अकबर जैसे हर धर्म का
आदर करता था। इसी तरीके से जैनुलाब्दीन का भी यही सिद्धांत था कि भाई हर धर्म जो है बराबर है, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो कुछ इनके जो सिद्धांत थे वो काफी अच्छे रहे हैं कश्मीर में, जबकि जो शासक रहे थे वो काफी ज्यादा निष्ठुर थे। और कश्मीर के ब्राह्मणों की कहानी सभी ने पढ़ी होगी पहले। तो जैनुलाब्दीन जब शासक थे तो इन्होंने जो कश्मीर से पंडित चले गए थे, कश्मीर को छोड़ करके, वहां से जो उनको प्रताड़ित किया जाता था उससे तंग होकर के, तो अपने कार्यकाल में जैनुलाब्दीन ने कई सारे कश्मीरी पंडितों को अपने क्षेत्र में वापस बुलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नाम आता है मैन ऑफ डेस्टिनी, या फिर इनको हम लिटिल कारपुलर के नाम से भी जानते हैं, जो कि कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ये दोस्तों ये वही हैं जिनके नाम की तुलना हम किससे करते हैं? समुद्रगुप्त से, भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम था। नेपोलियन बोनापार्ट मैंने आपको अभी बताया था, ये फ्रांस के शासक रहे थे। और इनको और किन किन नामों से जाना जाता था? मैन ऑफ डेस्टिनी और लिटिल कारपुलर। कुछ लोग कहते हैं कि लिटिल कारपुलर इनको इनकी छोटी हाइट की वजह से कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसको अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो ये कुछ अलग हमें पढ़ने को मिलता है। इसीलिए जो इनकी सेना में, जब ये सेनापति थे फ्रांस की क्रांति के समय, तो इनकी सेना, इनको चाहने वाले जो लोग थे, इन्होंने इनको लिटिल कारपुलर, जो कारपुलर नाम था, इससे सम्मानित किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला नाम क्या दिया गया है? लाख बख्श। लाख बख्श किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस देखिए इस शब्द का मतलब क्या होता है? लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान करने वाला कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका नाम हम सभी जानते हैं। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये दान काफी करते थे, यानी कि इन्होंने कुल मिलाकर के जितना अपने कार्यकाल में दान कर दिया था वो लाखों के समान था, इसीलिए इनको लाख बख्श की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो उपनाम दिया गया है वो क्या है? भारतीय फिल्मों के पितामह। ठीक है, पितामह किसको कहा जाता है? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और हम सब जानते हैं इन्हीं के नाम पर जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिया जाता है। दादा साहब फाल्के इन्हीं का नाम था, शॉर्ट में हम इनको दादा साहब कहने लगे थे, सम्मान में बल्कि हम कह सकते हैं। और इनको भारतीय फिल्मों के पितामह कहते थे, क्योंकि भारत में सबसे पहली फिल्म जो मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो इन्होंने ही बनाई थी। पूरी फिल्म, यानी कि इसके कैमरामैन, उसके निर्माता, उसके डायरेक्टर, सब मतलब जो काम थे वो इन्होंने ही किए थे। और धीरे धीरे इन्होंने भारत में फिल्मों का जो प्रचार प्रसार था वो शुरू किया था। और भारत में फिल्मों की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इसीलिए इनको भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? लास्ट हमारा जो नाम दिया गया है वो है लाल बाल पाल। पेपर में क्वेश्चन आपसे कई बार इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि जो गरम दल के नेता थे, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हुआ था, एक था आपका नरम दल, एक था आपका गरम दल। तो गरम दल के तीन जो प्रमुख नेता थे, जिनका नाम हम सब जानते हैं लाल बाल पाल, और इनके साथ एक अरविंद घोष का नाम भी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि लाल बाल पाल तीनों में से जो नेता थे, आपसे इस तरीके से ऑप्शन में दिया जाएगा, लाल बाल पाल नेताओं में से निम्न में से दिए गए कौन सा नाम नहीं आता है। ठीक है, नहीं वाला आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, लाला लाजपत राय को हम लाल कहते थे, बाल गंगाधर तिलक को कहते थे, और बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर देखिए इनके नाम में पाल आया है, इनका पाल ले लिया, बाल गंगाधर तिलक का बाल ले लिया। ठीक है, सर का बाल नहीं, इनके नाम का बाल। ठीक है, और लाला लाजपत राय में इनका लाला से लाल ले लिया। तो लाल बाल पाल, इस तरीके से ये तीन प्रमुख नेता जो हैं वो गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। ठीक है, गरम दल जो बना था और जो गरम दल अपने जो काम में आगे बढ़ता था वो इन्हीं तीनों नेताओं की वजह से, क्योंकि गरम दल के नेता थे उग्रवादी नेता थे, इनको शांति से काम करना अच्छा नहीं लगता था। और वाकई में गलती इनकी भी नहीं थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो शांति से मानने वालों में से नहीं थे। ठीक है, तो भारत की आजादी दिलाने में ऐसे बहुत सारे जो प्रमुख लोग रहे हैं उनका नाम रहा है, तो उनमें से कुछ नाम आपको यहाँ पर भी देखने को मिले होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी इस सीरीज से हट करके कुछ ऐसे प्रमुख आपके प्लेयर हैं जिनको अलग अलग उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है, अलग अलग उपाधियों से जाना जाता है। तो वो सारी चीजें हमने इस टॉपिक में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, एक बार कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगने लगता है कि हाँ आपको क्लास पसंद आ रही है। नहीं आ रही तो वो भी बता सकते हो, है ना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही देना। अगर कमेंट करने में थोड़ा हाथ थक रहा है तो लाइक तो कर ही सकते हो, वो तो बिल्कुल 1 सेकंड का भी काम नहीं है, कमेंट करने में आपको 2-4 सेकंड लग सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, बार बार मैं एक ही बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक
और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, इससे मैं आपके लिए जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आती रहूंगी। और आपके साथ जो दोस्त हैं, आपके जो आपके सगे लोग हैं, अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे, जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, इस तरीके के टॉपिक जानना चाहते हैं, वो भी फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उनको समझ कर याद करना चाहते हैं, तो उनकी आप थोड़ी सी मदद कर देंगे इसी बहाने, और उनका भी भला हो जाएगा। और जब आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों को पता चलेगा, उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें ज्यादा लोग देखेंगे, तो हम जल्दी जल्दी आपके लिए और भी नई नई क्लासेस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के ऐसे सभी टॉपिक करवाऊंगी आपको, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बिल्कुल समझाते हुए अच्छे से, जो आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलते हैं। और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो बड़ी बला लगने लगती है, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की मेरी सारी क्लासेस को रेगुलर देखेंगे तो डेफिनेटली आपका जीएस का इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना, तीसरी बार कह रही हूँ। और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और ऐसी ही अगली क्लास में, अच्छी क्लास में। अच्छी लगे तो ध्यान रखना आपको क्या करना है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, अच्छे से घर पे पढ़ते रहिए, मन लगाकर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।